हेलो एंड आई वेलकम यू टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल। तो हम 25 मिनट रिवीजन सीरीज़ के दूसरे एपिसोड पे आ चुके हैं और दूसरा एपिसोड हमारा बेस्ड है आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, और हम इसे 25 मिनट में रिवाइज करके ये वाला भी चैप्टर क्या करेंगे आज के दिन में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में हम ये कुछ 4 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। और पिछला वीडियो हमारा था डेवलपमेंट पे। अगर वो डेवलपमेंट को आपने रिवाइज कर लिया है तो आगे मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसके आंसर से मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये चैप्टर जो डेवलपमेंट पे हमने लेक्चर लिया था वो रिवाइज हो गया है या फिर नहीं। सिर्फ एक क्वेश्चन में पता चल जाएगा, तो क्वेश्चन का आगे वेट करिए। ठीक है, तो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में जो हम कवर करने वाले हैं वो तो सबसे पहले हम एक्टिविटीज़ को देखेंगे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं और उस एक्टिविटीज़ को हमने कितनी पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, फिर कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, हमारे इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं, वो आप सबको पता ही होगा। उसे हम कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वो भी देख लेंगे। फिर हमने कैसे ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज जो हमारे सेक्टर्स का डिवीज़न है, यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे हमने सेक्टर्स ऑफ द ओनरशिप के बेस पे, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि लास्ट में जो ये पॉइंट है, लास्ट में जो सफिक्स है, इसे चेंज कर दिया जाएगा। अगर देखो तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डिफाइन द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो अगर ओनरशिप पे बेस्ड पूछा है तो वहाँ पे आपको पब्लिक एंड प्राइवेट लिखना हो। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ अगर पूछ दिया तो एक्टिविटीज़ में आपको वही आगे जो हम बताएंगे वो लिखना है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, और उसमें क्या क्या डिफाइन करना है वो भी हम आगे देख लेते हैं। तो चलिए पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़। और एक्टिविटीज़ पे बेस्ड अगर हम देखें तो हमारे सेक्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है कि अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें नेचर इन्वॉल्व्ड है, जिसे हम एज अ रॉ मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाला सेक्टर भी कह सकते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल है वो नेचर के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। तो इसका सिंपल आपको डेफिनेशन लिखना है कि व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, या फिर इसे हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं, रॉ मटेरियल सेक्टर्स भी कहते हैं इसे। ठीक है, क्लियर है। सेकेंडरी सेक्टर में बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं, बस थोड़ा सा इसे याद कर लेना है। प्राइमरी में किसे हम रखते हैं कि जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसमें एग्जांपल आ जाएगा फिशिंग, फिर फार्मिंग और आपका माइनिंग। माइनिंग में भी तो आप नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगी। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, ये नेक्स्ट स्टेप है कि आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल के बाद उसे क्या प्रोसेस किया, प्रोसेस करके कुछ मैन्युफैक्चर किया। ठीक है, तो जो भी हमने वो प्रोड्यूस लिया था, जो रॉ मटेरियल लिया था, उसे हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस करके गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर हम उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसे हम किस में रखते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में रखते हैं। फिर थर्ड सेक्टर है हमारा टर्शरी। और टर्शरी में क्या है कि हम किसी भी तरह के गुड्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते, हम क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी को जब हम सपोर्ट करते हैं तो क्या हम जैसे कि सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, और इस टर्सरी सेक्टर को ही क्या कहते हैं, हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे क्लासिफाई करेंगे उसमें एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल में जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, सर्विस है, और हम क्या कर रहे हैं, टर्सरी सेक्टर को यूज़ करते हुए आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर में हम रॉ मटेरियल या फिर नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और टर्सरी सेक्टर में हम इन दोनों सेक्टर को एड प्रोवाइड कराते हैं या फिर
सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो इस टर्सरी सेक्टर को ही हम क्या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर का हमारे इंडियन इकोनॉमी में रोल क्या है? तो अगर हम देखें तो 73-74 का डेटा दिया हुआ है, 2013 एंड 2014 का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि कैसे हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है किसका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का, वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया है टाइम टू टाइम। लेकिन अगर इसमें भी ध्यान दे तो हम सबसे ज़्यादा जो रोल है वो किसका बढ़ा है, टर्सरी सेक्टर का बढ़ा है। कि अगर टर्सरी सेक्टर ने क्या किया है, फिनोमिनल ग्रोथ दिखाया है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। तो ये क्यों है, ऐसा क्या है कि टर्सरी सेक्टर में जो इतना ज़्यादा, अगर हम देखें तो करीब 73 और 2013 आपका, और एक तरह से मोटा मोटा देखा जाए तो 40 साल का जो गैप है, 40 ईयर का जो डेटा दिया हुआ है, इस 40 ईयर के डेटा में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ किस में हुई है, टर्सरी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ये क्यों हुई है, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? ठीक है, फिर अब वही रीज़न हम इसमें देखते हैं कि क्या है रीज़न जीडीपी में टर्सरी सेक्टर के ग्रोथ का। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ का रीज़न ये है कि 73-74 में भी अगर आप देखोगे तो टर्सरी सेक्टर जो था करीब करीब प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, 40% और 40% एवरेज अगर हम देखा जाए तो टर्सरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर बिल्कुल इक्वल पेस पे थे। ठीक है, लेकिन 2013-14 मॉडर्न एरा में आते ही इसमें क्या होगा, जो करंट एरा है उसमें आते ही टर्सरी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। वो क्यों हुई, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसे हमने 4 पॉइंट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर कोई भी कंट्री है वो क्या कर रही है, डेवलपिंग से डेवलप्ड होने के लिए ट्राई कर रही है, तो उसे कुछ जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराने होंगे, जैसे हॉस्पिटल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, कुछ टेलीग्राफ सर्विसेज वगैरह, पुलिस सर्विस, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और ये सारी सर्विसेज किस में आती हैं, टर्सरी सेक्टर में। तो ये भी एक रीज़न है किसका, टर्सरी सेक्टर के ग्रोथ का। ठीक है, और अगर हम दूसरा रीज़न देखें तो कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में भी क्या हुए हैं, ग्रोथ हुए हैं। अगर आप प्रीवियस में जो स्लाइड है उसे देखोगे तो उसमें क्या है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर भी तो बढ़ा है, और टर्सरी सेक्टर यही करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो जब सर्विस प्रोवाइड कराएगा तो प्राइमरी जब बढ़ रहा है और सेकेंडरी भी बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, टर्सरी सेक्टर को भी ग्रोथ प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ये दो रीज़न हो गए सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ने का। तीसरा है कि टाइम के साथ साथ हमारा इनकम जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे हमारे इनकम्स बढ़ते जा रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे सर्विसेज को हम परचेज कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि और भी सर्विसेज को क्या किया जाए, ऐड किया जाए इसमें, और भी बहुत सारे सर्विसेज हमें और चाहिए। जैसे उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हैं, इनको क्या कर रहे हैं हम, और भी हमारे जितने भी सर्विसेज हैं उसे हम डिमांड कर रहे हैं। हमारा इनकम बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ने के साथ हम बहुत सारी सर्विसेज को डिमांड कर रहे हैं, और जब हम बहुत सारी सर्विसेज को डिमांड कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, टर्सरी सेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, चौथा क्या है कि जो ये नया करंट इंटरनेट का टाइम है, ठीक है, आप सबके फ़ोन में इंटरनेट के थ्रू ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं ये भी टाइम के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, और ये भी क्या है, टर्सरी सेक्टर जो हमारा थर्ड सेक्टर है इसमें आता है। और थर्ड सेक्टर में आने की वजह से क्या है, हम जो भी मॉडर्न डे इक्विपमेंट्स, मॉडर्न डे सर्विस को यूज़ कर रहे हैं वो भी किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मान लो सेम ये क्वेश्चन उठा के आ जाता है जो आपके राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, कुछ भी जीडीपी, इन सब में अगर आ जाता है तो क्या है, आपको सिंपल यही लिखना है। क्या लिखना है कि ये जो 4 पॉइंट है क्या रीज़न है इसके पीछे। क्लियर, कोई डाउट? अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट, तो टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रोथ देने वाला आपका
सेक्टर है, लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे तो ये केस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट में अगर आप देखोगे तो 77-78 का डेटा है। 77-78 में क्या है, 71% के करीब आपका जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट में वो करता था प्राइमरी सेक्टर। 11% के करीब करीब कौन करता था, सेकेंडरी सेक्टर। और 18% में टर्सरी सेक्टर आता था। लेकिन 2017 एंड 2018 में 44% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का हुआ, ठीक है, या फिर प्राइमरी सेक्टर का। 25% कंट्रीब्यूशन है सेकेंडरी सेक्टर का, और सिर्फ 31% शेयर है किसका, टर्सरी सेक्टर का। तो हमने ग्रोथ देखा था किसमें, जीडीपी में, लेकिन वो ग्रोथ हमें एम्प्लॉयमेंट में देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, ऐसा क्या है कि अभी भी प्राइमरी सेक्टर जो है वो क्या है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बना हुआ है हमारी कंट्री में, कि इसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो तो ठीक है कि कम है, टर्सरी सेक्टर कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ये सबसे ज़्यादा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, वो भी हम क्या करेंगे इसमें देख लेंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल क्या हैं, एम्प्लॉयड हैं किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, जिनके पास अगर कोई काम वगैरह नहीं है, जो बेरोजगार हैं, वो भी किसमें एम्प्लॉयड हैं, वो भी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। और एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोग क्या हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, और अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो तो क्लियरली विजिबल है कि वो क्या है, बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है। लेकिन कोई ऐसा है, वो क्या कर रहा है, काम भी कर रहा है, लेकिन वो अपनी फुल एफिशिएंसी, फुल पोटेंशियल के साथ जॉब नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, उसे हम क्या करेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे, अंडर एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो अंडर एम्प्लॉयड का केस है वो किसके अंदर आता है हमारे, वो आता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अगर मान लो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक फैमिली में जो 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, उन 5 मेंबर्स के पास एक बहुत ही छोटा लैंड मास है। ठीक है, और उस पे जो वर्क फोर्स लगना चाहिए वो कितना, अगर 2 आदमी भी उसे काम करें उसमें तो भी उतना ही प्रोड्यूस होगा, अगर उससे ज़्यादा भी करें तो भी उतना ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन उस फैमिली में क्या है कि पांचों लोग किस में एम्प्लॉयड हैं, एग्रीकल्चर में। अब पांचों लोग अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो जरूरत कितने की है, 2 की, और काम कितने कर रहे हैं, 3। तो ये जो 3 हो जाएंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, अंडर एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो केस है अंडर एम्प्लॉयड का वो आएगा आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि जो हम देखते हैं कि अगर आप शहरों वगैरह में रहते हो, कैजुअल लेबर का जो कंडीशन है वो ज़्यादातर आपको शहर में देखने को मिलेगा। शहर में कैसे कि अगर आप कहीं चौराहे वगैरह पे चले जाते हो, वहाँ पे कुछ लेबर खड़े रहते हैं, वो किसके लिए, काम की तलाश में। उनके पास क्या है कि रोज़गार उतने अच्छे से मिलता नहीं है, और वो अपना दिन स्पेंड करते हैं, लेकिन उनके जो अर्निंग होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कैजुअल लेबर की कैटेगरी में रखते हैं। ये 2 चीज़ें आपको याद करके रखनी है, एक अंडर एम्प्लॉयड और दूसरा कैजुअल लेबर। एक सीजनल लेबर भी होता है कि जो, जैसे अगर मान लो पूछ लिया उसमें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसमें 3 टाइप आपको लिखने। एक आप लिख दोगे अंडर एम्प्लॉयड या फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयड, फिर सीजनल अनएम्प्लॉयड, और उसके बाद फिर एक और लिख दोगे, वो है कैजुअल अनएम्प्लॉयड। उसमें क्या है, अंडर एम्प्लॉयड आपको बता ही दिया कि जब आप फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं करेंगे, और एक तरह से आप क्लियरली विजिबल नहीं है कि आप बेरोजगार हैं या फिर नहीं हैं, तो उसे हम किस में रखेंगे, अंडर एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखेंगे। कैजुअल लेबर वही जो अपना पूरा दिन स्पेंड कर देते हैं लेकिन बहुत ही कम पैसा कमा के लेके आते हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कैजुअल। अब अंडर एम्प्लॉयड और डिसगाइज एम्प्लॉयड को आप सीधा समझ सकते हो, क्या आप अपने गांव में देखो, आप अपने शहर में देखो, कुछ लोग फालतू बैठे होंगे और वो क्या कर रहे हैं, गेम वगैरह खेल रहे हैं, तो वो आपको क्लियरली विजिबल है कि देखो
इंजीनियरिंग करने के बाद ये क्या है, पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड है, कोई काम नहीं इसके पास। लेकिन वहीं अगर आप गांव वगैरह में चले जाओ तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो क्या है, इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। उनके पास कोई काम हो या ना हो, वो खेत पे काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या है, एम्प्लॉयड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड है। तो उन्हें हम किस कैटेगरी में रख देंगे, अंडर एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रख देंगे, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि अगर हमने देखा कि इशू है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया जाए, सॉल्व किया जाए। जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो हम अगर एक रूरल एरिया है, ठीक है, एक गांव है या फिर कोई शहर है, उसमें हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्लियरली आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। कुछ फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उन्हें याद रखना है। उसके अलावा बाकी सारा आपके, तो अगर मान लो 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर का, 5 नंबर का, तो अगर फैक्ट बेस देखा जाए तो 2 ही 3 पॉइंट है। बाकी को क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, जो बुक में स्टोरी वगैरह दिया हुआ है उससे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमें देखना पड़ेगा कि वो एरिया रूरल है या अर्बन है, ठीक है। अर्बन एरिया में क्या आप लोन वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। आगे वाला जो चैप्टर है हमारा मनी एंड क्रेडिट, तो मनी एंड क्रेडिट में हम देखेंगे कि जो हम लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, उस लोन से क्या होगा, उस लोन से कैसे एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जब हम क्या करेंगे, डैम्स वगैरह बिल्ड करेंगे। तो जब डैम्स बिल्ड करेंगे तो डैम से क्या होगा कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव की जाएगी। जब इरिगेशन फैसिलिटी इम्प्रूव होगी तो उसके बाद क्या होगा, इरिगेशन फैसिलिटी इम्प्रूव करेगी तो अच्छे से आप नहर में जाके नहा सकते हो। नहीं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो आप क्या करोगे, आप अपने फार्म को, जो खेत है, उसमें अच्छे से पानी दे सकोगे, और जो प्रोड्यूस आप अभी ले रहे हो उससे कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस ले लोगे जब आपका इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छे से इम्प्रूव रहेगी, इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छे से रहेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही होगा कि हम कैसे एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम वगैरह को कंस्ट्रक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो और क्या चांसेस हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के, तो हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं। रोड बनाने के साथ साथ क्या होगा, इसमें 2 चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। रोड जो बनेगा वहाँ पे जो लेबर काम करेगा वो, फिर कहीं भी अगर किसी भी तरह का रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट होता है तो उसके बगल में एक बिजनेस का इकोसिस्टम बन जाता है, ठीक है। आप देखते हो कि जितनी भी दुकान है, वो आपको दुकान है, मॉल्स वगैरह हैं, वो कहाँ मिलेंगे, रोड के किनारे। तो रोड के किनारे क्या होता है कि जब भी कोई एक रोड गुजरती है तो उस रोड के पास में आपको एक बिजनेस का इकोसिस्टम जनरेट होता है। वही इकोसिस्टम क्या करता है, आपको हेल्प करता है किसमें, कि आप एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो प्लानिंग कमीशन, जो पहले नीति आयोग हुआ करता था, उसने भी क्या किया है कि अगर जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पे वो प्रॉपर तरह से स्कूल वगैरह जाते हैं, ठीक है, अगर अच्छे से स्कूल जाते हैं तो हमें क्या, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे स्कूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे वर्किंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में भी हम 20 लाख से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जॉब्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ एक सेक्टर में। वो कौन सा सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। और हम कैसे क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने किया है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट, नरेगा या फिर मनरेगा। देखो नरेगा और मनरेगा में डिफरेंसेस क्या हैं, तो जो नरेगा है वो आपके 2005 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन लेटर 2008 में, 2008 के करीब क्या हो गया, इसके नाम को अमेंड किया गया, ठीक है, इसमें सुधार किए गए। तो जो ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था,
इसका नाम बदल के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट दे दिया गया। अगर आपको कहीं पे सिर्फ नरेगा दिया हुआ है, ठीक है, नरेगा एक्ट 2005, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नरेगा और मनरेगा लगभग सिमिलर है, ठीक है। 2008 में सिर्फ इसके नाम को क्या कर दिया गया था, बदल दिया गया था। तो फिर ये जो लॉ, ये जो एक्ट है, ये स्टार्ट हुआ था एज अ राइट टू वर्क के अंदर, और करीब 625 डिस्ट्रिक्ट में ये क्या है, वर्किंग इसका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि हमने सेक्टर्स को डिवाइड किया है किसमें, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। तो अगर ऑर्गेनाइज देखोगे तो ऐसे सेक्टर्स या फिर ऐसी वर्क प्लेस जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे काम की जो टाइमिंग है वो फिक्स्ड है, सैलरी जो है वो आपके टाइम पे मिलती है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड की सर्विस है, फिर मेडिकल सर्विस, मेडिकल अलाउंस, संडे को लीव, ये सब क्या हो जाता है, आपको मिलता है। उसी को हम किस में रखते हैं, उसमें हम रखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लिखते हैं कि जो गवर्नमेंट के रूल्स नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, वहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है, सैलरी का कोई फिक्स्ड स्लैब नहीं है, ठीक है, कभी भी एम्प्लॉयज़ को बुला लेते हैं, कोई भी जो भी काम है वो अकाउंट भी वही देख रहा है, उसके बाद फिर एडवर्टाइजमेंट भी वही कर रहा है, ठीक है, डिलीवरी का काम भी वही कर रहा है। उन सबको हम किस में रखेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखेंगे। तो ये दो स्टोरी है, इस दो स्टोरी को अच्छे से आप पढ़ लेना, और इससे क्या हो जाएगा, आपका जो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और ये जो पीडीएफ जो मैं अभी ये चल रही है स्लाइड, इसे आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। वो टेलीग्राम आपको पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से इजीली। डाउट ये था, कुछ प्रॉब्लम ये था कि जो टेलीग्राम का लिंक था वो शायद पिछले वीडियो में चल नहीं रहा था, तो उसे मैंने पिन कमेंट में दे दिया था। तो आज भी क्या करेंगे, पिन कमेंट में भी दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जिससे आपको ये स्लाइड या फिर ये पीडीएफ लेने में आसानी होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम ओनरशिप की बात करें, तो ओनरशिप में हमने क्या किया है कि जो सेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप में डिवाइड किया है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की कंपनी, जिसे पीएसयू भी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, पीएसयूज को हम किस में रखते हैं, पब्लिक सेक्टर में। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर देखें तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करने का, और वहीं अगर हम पब्लिक सेक्टर को देखें तो इसका मेन मोटिव होता है कि हम क्या कर सकें, रीजनेबल कॉस्ट में वो सर्विस प्रोवाइड कर सकें जो प्राइवेट कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। दूसरा क्या है कि इसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी, ये सब है ना, तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या करते हैं, इसे ओन करते हैं। अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर को कौन ऑपरेट और ओन करता है, वो है गवर्नमेंट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रिलायंस है, टिस्को है, ये किसका एग्जाम्पल है, आपका पब्लिक सेक्टर, सॉरी प्राइवेट सेक्टर का। और सेल, गेल, बेल, ये सब जो है वो एग्जाम्पल हैं किसके, आपके पब्लिक सेक्टर के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो आपने यहाँ तक देख लिया। अब बात करते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन कहा था किसका, डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वो एक क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आपके जो प्रीवियस चैप्टर हैं वो क्लियर हुआ है कि नहीं। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कोई मुझे एक ऐसा डेवलपमेंट बताओ जो कि एक अमीर और गरीब के लिए बराबर हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल, तो जो अलग अलग गोल्स हैं, मुझे कोई एक ऐसा, सिर्फ एक ऐसा गोल बताओ जो क्या है कि दोनों का सेम है, दोनों एक जैसा ही गोल रखते हैं। वो मुझे क्या कर दोगे, कमेंट में बता दोगे। अब उसके बाद अगर हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, तो ये मैंने 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया है, इसे भी सॉल्व जरूर करना है, लिखना जरूर है। इससे तुम्हें पता चलेगा कि ये चैप्टर रिवाइज हो गया है कि नहीं तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे आपको टाइम देने का। तो PYQs क्या कर लोगे, PYQs या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये 5 क्वेश्चन है, इन पांचों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के बाद क्या करोगे, जो आगे मैंने एक और होमवर्क जो है आपके लिए असाइन किया है वो ये है कि यहाँ पे आपको लिखना है कि
हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी एंड व्हाट इंक्लूडेड इन जीडीपी। जीडीपी वगैरह में क्या इंक्लूड किया गया है जिससे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, क्या है जीडीपी। इस पे क्या करोगे, मुझे एक तरह से शॉर्ट नोट लिखोगे, शॉर्ट नोट लिख लोगे, ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा इसके अंदर। फिर एक दो भी क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एमसीक्यू से भी आ जाते हैं अगर इस चैप्टर से, तो भी आपका ये चैप्टर से एक भी, इकोनॉमिक्स को ऐसे ही देखना है कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। यहाँ से अगर क्वेश्चन छूट गया तो 20 नंबर जो हमने सोचा था कि फिक्स है, वहाँ पे एक डेंट आता जाएगा, और ये डेंट आपको जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें बहुत बड़ा डेंट दिखेगा। ठीक है, तो थैंक यू। और अब क्या करते हैं, आप जाके अब इसे एक बार रिवाइज करोगे, जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को क्या करोगे, ट्राई करोगे कैसे करना है, और इसे आगे ये जो मैंने शॉर्ट नोट दिया है ये लिखना है, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है, कमेंट में देना है, कमेंट में वो आंसर ज़रूर देना है जो मैंने कहा था कि डेवलपमेंट वाला, कि 2 लोगों के लिए, एक जो अमीर है और एक जो गरीब है, तो कौन सा ऐसा वर्क होगा, कौन सा ऐसा डेवलपमेंट होगा जो दोनों के लिए बराबर होगा। थैंक यू।